तो बच्चों ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया ना कि व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ ए सेल। मतलब मैं एक बार जल्दी से रिपीट करता हूं, जब सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करते हैं, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ। ये आपको टेक्निकली समझने के लिए हो गया। और अगर बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन क्या है ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की? इट इज अ वर्क नीडेड टू कैरी अ +1 कूलम चार्ज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब दूसरी चीज हुई कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल? इंटरनल रेजिस्टेंस। बच्चों जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? जैसे देखो मैंने आपको बताया था कि जब आप एक मटेरियल में बैटरी लगाते हो, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होने स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बार बार रास्ते में क्या करते हैं? एटम से टकरा जाते हैं। तो एटम्स के टकराने से उनका मोशन हिंडर्ड होता है और उससे क्या होता है? रेजिस्टेंस जनरेट होता है। बार बार मोशन उनका हिंडर्ड होगा तो क्या होगा? उससे जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है हम वो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलते हैं। जितना अमाउंट ऑफ हिंड्रेंस वो कंडक्टर ऑफर करेगा इस तरीके से कोलिजन से, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सिमिलरली बैटरी के अंदर, बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, उसके अंदर कोई केमिकल फील्ड होगा। तो बैटरी के अंदर जो चार्ज का फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ड्यू टू नहीं होता है। बैटरी के अंदर क्या होता है? जैसे H2SO4, CuSO4 इस तरीके के केमिकल्स हैं। तो वहां पे Cu+, H+, कॉपर सल्फेट इसके ऑयंस होंगे। ऑयंस मूव करते हैं। तो जब ऑयंस मूव करते हैं तो वो ऑयंस रास्ते में अनऑयनाइज्ड एटम्स आएंगे, उनसे कोलाइड करेंगे और बार बार रुकेंगे। तो यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज व्हाट? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द, आप लिख लोगे इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द collision of ions, collision of ions inside the cell with the unionized atoms, with the unionized molecules, with the unionized molecules. So students, ये पॉइंट क्लियर हुआ ना आपको? अब इंटरनल रेजिस्टेंस हम बनाते कहां पे हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस को हम यहां पे मार्क करते हैं, निगेटिव टर्मिनल के पास में होता है, दोनों टर्मिनल्स के बीच में है। बट हम इसे मार्क कहां पे करते हैं? यहां पे मार्क करते हैं। दिस इज क्लियर ना? अब एक चीज और देखोगे, नेचुरल टेंडेंसी सेल की क्या होती है? वो करंट पॉजिटिव से देता है और वो निगेटिव की ओर करंट आती है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल टेंडेंसी। जब कोई सेल अपनी नेचुरल टेंडेंसी में करंट देगा तो वो सेल डिस्चार्ज होगा, यानी कि उसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और साथ में उसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ से कम हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, सेल की जो नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी आप किसे मानोगे? जब भी कोई सेल, मतलब नेचुरल डायरेक्शन ऑफ करंट का क्या होगा? सेल के पॉजिटिव से करंट का बाहर निकलना और निगेटिव की ओर आना। सेल के पॉजिटिव से करंट का बाहर निकलना और निगेटिव में आना इज कॉल्ड व्हाट? नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द सेल। इसे बोलते हैं नेचुरल फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम द सेल। ठीक ना? दिस इज व्हाट इट इज, द नेचुरल फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम द सेल। ये सेल से करंट का नेचुरल फ्लो हुआ और जब भी नेचुरल फ्लो होगा तो सेल डिस्चार्ज होगा, इट विल बी डिस्चार्जिंग एंड its chemical energy will be converted into the electrical energy. Chemical energy will be converting into the electrical energy. और इसके टर्मिनल्स के क्रॉस potential difference across the terminals will become more than its EMF. Sorry, less than its EMF, not more. This will become less than its EMF. Less than its EMF. और अगर ऐसा होगा, करंट एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या हो रही है? बच्चों देखोगे, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर नहीं आ रही है,
करंट पॉजिटिव टर्मिनल में अंदर जा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अननेचुरल टेंडेंसी, अननेचुरल फ्लो ऑफ करंट, अननेचुरल फ्लो ऑफ करंट। अब अननेचुरल फ्लो ऑफ करंट में क्या होगा? पहली चीज, ये सेल चार्ज हो रहा है, चार्जिंग। क्या हो रही इसकी? चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। इसकी चार्जिंग हो रही होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। और इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ से ज्यादा होगा। इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी मोर देन इट्स ईएमएफ। ठीक है, इसके ईएमएफ से ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? तो अब आप देखोगे ये सेल की बेसिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना, ये सेल की बच्चों बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी। अब आप देखोगे वन मोर थिंग, नाउ लुक एट दिस। अब आप इस सर्किट को देखोगे, ठीक है, इस सर्किट को, तो लुक एट दिस सर्किट। अब ये सिंपल सर्किट है, जैसा कि आपने 10th क्लास में किया। तो इसमें इस सेल की टेंडेंसी किस ओर करंट देने की होगी? पॉजिटिव नेगेटिव। कोई भी सेल की नेचुरल टेंडेंसी करंट देने की पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है एक्सटर्नल सर्किट में, और इसकी टेंडेंसी किस ओर होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, दैट मींस किस ओर देने की होगी। लेकिन बड़ा सेल कौन सा है? 10 वोल्ट्स का, तो अल्टीमेटली करंट का फ्लो इसके अकॉर्डिंगली होगा, इस ओर होगा। तो सर्किट का जो करंट आई होगा दैट मीन व्हाट? नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ अपॉन व्हाट? टोटल रेजिस्टेंस। सो बच्चों I becomes equal to नेट ईएमएफ कितना हो गया? 10 - 2। 10 वोल्ट्स का ईएमएफ किस सेंस का है? एंटी क्लॉकवाइज। और 2 वोल्ट्स का ईएमएफ किस सेंस का है? क्लॉकवाइज। सो नेट ईएमएफ क्या आ गया? 10 - 2 अपॉन व्हाट? टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस 0.5 + 0.51, 1 + 15 दैट बिकम्स 16। So that becomes 8/16, that is what? 0.5 amperes। मतलब इसमें जो करंट होगी दैट भी व्हाट? 0.5 एम्पियर्स करंट होगी सर्किट में, इस ओर। समझ गए? अब आप ये देखो, जो याला सेल है, याला सेल क्या कर रहा है? नेचुरल टेंडेंसी से करंट दे रहा है या अननेचुरल से? नेचुरल से। अपने पॉजिटिव से करंट को बाहर निकाल रहा है। सो दैट मींस व्हाट? दैट मींस कि दिस सेल इज गेटिंग डिस्चार्ज। ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है ना? दिस सेल इज गेटिंग व्हाट? डिस्चार्ज। यानी कि इसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। और इस सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बी कितना होगा? E - IR। कितना होगा? E - IR। तो E कितना है? 10 वोल्ट्स, I 0.5, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, सो दैट बिकम्स 10 - 0.25, दैट इज 9.75 वोल्ट्स। तो आप देखो, जब आप एक सेल से करंट नेचुरल डायरेक्शन में लेते हो तो उसके टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसके ईएमएफ से कम हो जाएगा। कितना हो गया? 9.75। दिस बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स 9.75 becomes the EMF। बच्चे ये समझ गए ना? दिस पॉइंट इज क्लियर? जस्ट ए मोमेंट। लेकिन ये सक्षम को बोलो, ये क्लास में नहीं आता है ऐसे। अरे यहाँ वाला नहीं है ना अभी। तो उसे बोलेंगे इसमें कम से कम इस वाले में आया करो फिर इसके। लेकिन मैं उस वाले सक्षम की बात कर रहा हूँ, यहाँ वाला है। सो ये आप समझ गए ना, इसके क्रॉस वोल्टेज जितना होगा। अच्छा, इस सेल के लिए क्या है? इस सेल में करंट पॉजिटिव में अंदर जा रही है, तो इस सेल के लिए क्या हुआ करंट का फ्लो? अननेचुरल फ्लो। अननेचुरल फ्लो। जब ये अननेचुरल फ्लो है तो ये सेल क्या हो रहा है? इट इज गेटिंग चार्ज्ड। इट इज गेटिंग चार्ज्ड। और गेटिंग चार्ज का मतलब क्या हुआ?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज बीइंग गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द व्हाट, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। साथ में इसके टर्मिनल्स की क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस B क्या होगा, V विल बी इक्वल टू E प्लस IR। तो E is 2 plus 0.5 into 0.5, so that becomes 2.25 volts। बच्चे कितना आ गया, 2.25 volts आ गया। अब मैं इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप देखो, जब आप एक सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हो तो क्या होता है, पोटेंशियल का इंक्रीज होता है। जैसे इसमें बोला है कि इसका 2 वोल्ट्स है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 2 वोल्ट्स। तो 2 वोल्ट्स का मतलब ये हुआ कि जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाऊंगा तो 2 वोल्ट्स का फॉल होगा, 2 वोल्ट्स पोटेंशियल का क्या होगा, फॉल होगा। और साथ में आपको पता है कि अगर आप एक रेजिस्टेंस R में करंट I है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, IR। करंट की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल का फॉल होगा, तो 2 वोल्ट्स तो वैसे भी फॉल होता और करंट भी इसके अंदर इस ओर है तो उसकी वजह से भी फॉल होगा। कितना फॉल होगा, IR। तो टोटल फॉल कितना हो गया यहां से यहां तक, 2 प्लस IR, दैट बिकम्स व्हाट, 2.25। यहां पे देखो माइनस क्यों आया, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं तो पोटेंशियल का गेन होगा, कितना गेन, 10 वोल्ट्स का। जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो पोटेंशियल का गेन कितना होगा, 10 वोल्ट्स। बट आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो करंट की डायरेक्शन में जाने से IR क्या होगा, IR फॉल भी होगा। ये में फॉल 10 वोल्ट का गेन हुआ और IR का फॉल, क्योंकि आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो इतना फॉल हुआ, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स दिस मच। समझ गए। तो ये एक सिंपल सर्किट था। अब हम लोग आते हैं ओम्स लॉ में। सो स्टूडेंट्स विल सी, ओम्स लॉ। तो बच्चों देखो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ इज दैट current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across it। आपसे नोट भी करोगे, current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across it, if physical conditions remain the same, in what is the meaning of physical conditions? Physical conditions का मतलब है temperature and pressure does not change। ठीक है, temperature and pressure does not change। तो अगर आप एक कंडक्टर लोगे और उस कंडक्टर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करोगे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, तो आप जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ज्यादा करंट हो जाएगा। मतलब उस स्पेसिफिक कंडक्टर के क्रॉस जो करंट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, उसके डायरेक्टली क्या होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ये बात समझ गए ना, दिस इज ओम्स लॉ। अब इसे हम बोलते हैं कि B इज इक्वल टू व्हाट, IR। साथ में लिखोगे R इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, R is a proportionality constant, called resistance of the conductor, proportionality constant called resistance of the conductor। See now, this is the resistance of the conductor, it is a proportionality constant। समझ गए बच्चों। so you'll see ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बोलते हैं रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल से मतलब कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल। एंड थर्ड टेम्परेचर। थर्ड it depends upon what, it depends upon, fourth it depends upon टेम्परेचर। तो बच्चों इन चीजों पे डिपेंड करता है क्या, इन पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। नोट कर लिया आपने।
ठीक है, फिर हम रेजिस्टेंस की स्टडी करते हैं तो पता क्या लगता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, जैसे कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज व्हाट, इट्स A। तो जो इसका रेजिस्टेंस R है, इट इज प्रोपोर्शनल टू L and is inversely proportional to area of cross section. So this becomes that R is equal to rho L by A. R equals what? Rho L by A. जहां पे rho क्या है? Rho is the resistivity of the conductor. Rho is a proportionality constant called resistivity of the conductor. Rho is the resistivity of the material. It's a proportionality constant called resistivity of the material. Conductor नहीं लिखोगे, resistivity of the material, मतलब जिस मेटेरियल का कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी किन चीजों पे डिपेंड करती है? ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा आपको। रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी किस पे? नेचर ऑफ द मटेरियल एंड व्हाट? टेम्परेचर। टेम्परेचर हाउ? आप देखोगे रेजिस्टेंस डिपेंड करता था L पे, A पे और टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। तो L और A तो यह ही है, इसका मतलब कि रो डिपेंड किस पे करेगा? नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये बात समझ गए ना? अब आप इसके नेक्स्ट आर्टिकल में आओगे जिससे कि इसका नेचर और क्लियर हो जाएगा। दैट इज व्हाट, आप हेडिंग डालोगे कि डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम द fundamentals of electrodynamics. Derivation of Ohm's law from the fundamentals of electrodynamics. तो आप देखोगे यहां पे from the derivation of Ohm's law from the fundamentals of electrodynamics. It is like this. See, आपके पास एक कंडक्टर है जिसका एरिया A, लेंथ L और यहां पे एक बैटरी है 20 वोल्ट्स की, ठीक ना? और इसमें ये गिवन है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ free electrons in unit volume is n. इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों कितने हैं? n है। ठीक है ना? जब आपने V वोल्ट्स अप्लाई किया कंडक्टर के क्रॉस तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड E कितनी अप्लाई की? V by N। या आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पता है कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में V पोटेंशियल डिफरेंस है और उनके बीच की डिस्टेंस L है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगी? V by L होगी, राइट? अब आप देखो, आपने लास्ट क्लास में डिराइव किया था कि करंट I इज इक्वल टू NEAVD, और जब ये रिजल्ट हमने डिराइव किया था हमने किसी भी थ्योरी की हेल्प नहीं ली थी, बिल्कुल बेसिक से किया था कि जो है वेलोसिटी VD है तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा VD, तो t सेकंड्स में कितना डिस्टेंस होगा ट्रेवल VD इंटू टी, तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा A इंटू VD इंटू टी, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमने कोई भी थ्योरी की हेल्प नहीं ली थी, दैट वाज फ्रॉम द कॉमन सेंस। इज दैट क्लियर? और हमें डिराइव किससे करना है? फ्रॉम द फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब आप देखो I इक्वल्स टू NEA और BD की वैल्यू होती है स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन मास m इंटू टाउ। ये जो डेरिवेशन था BD का E स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन मास m इंटू टाउ हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से किया था। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से ही तो पता लगा कि एक Q चार्ज के ऊपर E फोर्स लगता है तो फोर्स रहेगा QE, एक्सेलरेशन आएगा क्या? फोर्स अपॉन मास m। तो इसमें किसी भी थ्योरी की हेल्प नहीं ली गई थी, केवल ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने सीखा और साथ में जो डायनामिक्स है मतलब काइनेमेटिक्स है उसकी हेल्प से V को U प्लस AT से निकाला था। ठीक है ना? तो ये आ गया आपका करंट I। सो यू सी करंट I becomes equal to N E square into A into tau
अपॉन मास m, और E की वैल्यू क्या रहेगी? E की वैल्यू आ रहेगी V अपॉन L। E की वैल्यू क्या रहेगी? V अपॉन L। जो E की वैल्यू होगी दैट विल बी व्हाट? इट विल बी इक्वल टू V अपॉन L, राइट? हमने यहां से वैल्यू डाल दी। अब मुझे एक्सप्रेशन किस फॉर्म में चाहिए? आई वॉन्ट द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म V इज इक्वल टू, V एक और आए, I दूसरी तरफ आए, सो दिस विल बिकम M अपॉन n E स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टाउ इंटू L अपॉन A इंटू I। आप देखो हमने इसे रीअरेंज किया, जिसके रीअरेंजमेंट में क्या हुआ? V इक्वल्स टू I दूसरी ओर है, यहां पे आ गया, M और L न्यूमेरेटर में जाएगा, M और L न्यूमेरेटर में चला गया, और एनी स्क्वायर इंटू टाउ क्या होगा? नीचे आ गया, आ गया ना? तो यहां से आप देखो कि एक गिवन कंडक्टर के लिए, फॉर ए गिवन कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट होगा। ये थोड़ी कि कंडक्टर का एक इलेक्ट्रॉन का मास कुछ और होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का मास कुछ और होगा, या इवन कंडक्टर भी डिफरेंट है, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट हुआ ना। कॉपर का, गोल्ड का, सिल्वर का, किसी भी चीज का इलेक्ट्रॉन, उसका मास तो सेम होगा। सो एम इज ए कांस्टेंट। मैं कांस्टेंट चीजों को लिख रहा हूं। उस कंडक्टर के लिए एन इज ऑल्सो कांस्टेंट। ये कॉपर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो कॉपर के नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे? छोटा पीस हो या बड़ा पीस हो, यूनिट वॉल्यूम के नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉपर में क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, ये भी कांस्टेंट है, जस्ट क्लियर ना? और अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, यू नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर, तो उस कंडक्टर की लेंथ भी कांस्टेंट होगी, एरिया भी कांस्टेंट होगा। उस कंडक्टर की लेंथ और एरिया दोनों कांस्टेंट होंगे। जब आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तो उसकी लेंथ और एरिया क्या होंगे? दोनों कांस्टेंट होंगे। तो ये भी कांस्टेंट हुआ। अब टाउ, टाउ क्या है? टाउ यू नो इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर टाउ इज कांस्टेंट। मैं आपको टाउ के नेचर को समझाता हूं, तो आप समझ जाओगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ कैसे अफेक्टेड होगा। आई टेल यू दैट। जैसे हुआ क्या कि एक कंडक्टर में काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा और इलेक्ट्रॉन्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट एक्सेलरेट होना स्टार्ट कर दिया। रास्ते में कोई एटम आया, उससे टकराया, तो एक कोलिजन के बाद जब अगला कोलिजन हुआ, इसी टाइम को आप क्या बोलते थे? रिलैक्सेशन टाइम। बोलो समझ रहे हो? अब होता क्या है कि जनरली रूम टेम्परेचर या इवन उसके नीचे भी एटम्स जो होते हैं, जो फिक्स होते हैं अपनी जगह पे, वो रियली ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स, दे कीप वाइब्रेटिंग। किसी भी मटेरियल में, जैसे आपके पास ये मटेरियल है, इस मटेरियल में भी जो एटम्स होंगे, तो रूम टेम्परेचर या इवन उसके नीचे वाले टेम्परेचर भी वो एटम्स फिक्स नहीं होते हैं। वो एटम्स अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते हैं, बट दे कीप वाइब्रेटिंग। जब तक कि 0 केल्विन टेम्परेचर नहीं होगा, तब तक इनकी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी एटम्स की, और उनमें वाइब्रेशन होता रहता है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो एटम्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है ना? टेम्परेचर मैं भी नोट कराऊंगा, इस पॉइंट को आप समझ लो पहले। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा था, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम था, तो मे बी कि वो बीच से पास हो जाए, कोलिजन ना हो। लेकिन जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगा, तो चांसेस इस बात के हो जाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो बीच में किसी एटम से टकरा जाएगा, मतलब उसके कोलिजन जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और रिलैक्सेशन टाइम टाउ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लो यहां पे, ये नोट करोगे। एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, as the temperature is increased, the amplitude of vibration of the atoms also increase. The amplitude of vibration of the atoms also increase. The amplitude of vibration of the atoms also increase. And due to this, collision frequency increases. Due to this, collision frequency increases, resulting in the resulting in the
decrease of, resulting in the decrease of relaxation time tau, relaxation time tau। तो अब बच्चों आपको याद होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, मतलब कोलिजन जल्दी जल्दी होने लग जाते हैं। ये समझ गए आप इस बात को। तो अब आप देखोगे तो यहां पे क्या हुआ, एट ए गिवन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टाउ भी कांस्टेंट है। यानी कि ये सारे फैक्टर्स क्या हुए कि फॉर ए गिवन कंडक्टर एट ए गिवन टेम्परेचर, at a given temperature, all these are constants, all these are what, constants। ये सारे के सारे क्या है, ये constants हैं। अगर ये constants हैं तो v is proportional to what, I, जो v है वो I के proportional होगा। आप समझ गए ना, v is proportional to current I, v current I के proportion, जो voltage current I है वो v के proportional, और यही ओम्स लॉ है। So this is the proof of Ohm's law, ठीक ना। So Ohm's law proved। तो बच्चों आप इस बात को समझ गए ना। बट देखो यहाँ पे बात केवल Ohm's law के प्रूव करने की नहीं है, देयर इज समथिंग मच मोर देन दैट। ये जो टर्म है, दिस टर्म इज व्हाट, दिस टर्म इज रेजिस्टेंस, R इक्वल्स टू m अपॉन n e स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टाउ इंटू एल अपॉन ए। तो आपसे बताया था देखो कि R इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, तो R इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, आ गया ना। और ये जो टर्म है ये क्या हो गया आपका, दिस टर्म बिकम्स रेजिस्टिविटी रो, रो बिकम्स m अपॉन n e स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टाउ। तो रेजिस्टिविटी किस किस बात पे डिपेंड करेगी, आप देखोगे मास m ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज ए कांस्टेंट, डिफरेंट मेटेरियल्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द यूनिट वॉल्यूम आर डिफरेंट। मतलब कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम में डिफरेंट होंगे, सिल्वर में अलग होंगे, गोल्ड में अलग होंगे। तो डिफरेंट मेटेरियल्स में क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द यूनिट वॉल्यूम इज डिफरेंट। इज दैट क्लियर। और टाउ भी क्या होगा, डिफरेंट मेटेरियल्स के लिए डिफरेंट होगा। मतलब ये डिपेंड किस पे करेगा, एन पे, यानी कि नेचर ऑफ द मेटेरियल पे। और टाउ क्या होगा, टाउ दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो दैट मींस की रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंसी किस पे होगी, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द टेम्परेचर। इज दैट क्लियर। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी का क्या होगा, रो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। गुड, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि टाउ डिक्रीज कर जाएगा, है ना। टाउ क्या करेगा, टाउ डिक्रीज कर जाएगा। तो जब टाउ डिक्रीज कर जाएगा तो रेजिस्टिविटी रो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अभी अभी तो आपसे बताया ना कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से टाउ डिक्रीज कर जाता है। आप बोलोगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या फर्क पड़ेगा। जनरली कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता है, जैसे सोडियम है उसका स्ट्रक्चर है 281, सोडियम का स्ट्रक्चर क्या है 281। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो तो रूम टेम्परेचर हो या इवन उसके नीचे हो, वो इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही आपका लैटिस में आ जाता, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, आप टेम्परेचर चाहे लो हो या टेम्परेचर हाई हो, वो तो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में था। जब अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, 28 उसकी ऑक्टेट को ब्रेक करके आएगा। और ऑक्टेट को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को बाहर लाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो दैट मीन्स व्हाट कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे भी तो कंडक्टर्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज जनरली नॉट अफेक्टेड। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, सॉरी रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना। मतलब रो इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से टाउ क्या होता है, टाउ डिक्रीज कर जाता है। आपने नोट कर लिया ना ये। सो दिस इज की, इससे आपको
रजिस्टिविटी का नेचर रिवील हो गया। अच्छा, रजिस्टिविटी की डेफिनेशन अगर बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं तो आप रजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करते हो? आप देखो, R इक्वल्स रो L बाई A। तो अगर आपने कोई कंडक्टर लिया जिस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट? रो L1 A1। तो रो क्या रहेगा? R की इक्वल। तो आप इस डेफिनेशन को लिख लोगे, resistivity of a conductor is the resistivity of a conductor is the resistance of its 1 meter long and 1 meter square area of cross section, 1 meter square area of cross section कंडक्टर। तो लैंग्वेज में थोड़ा चेंज लाओगे। आपने लिखा रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, जहां लिखा था ना मटेरियल कर दो। रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर। मतलब अगर आपको किसी मटेरियल की जैसे कॉपर की रजिस्टिविटी निकालनी, तो क्या होगा? कॉपर का एक पीस लो, कंडक्टर लो, जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जितना रेजिस्टेंस आएगा दैट इज कॉल्ड व्हाट? कॉपर की रजिस्टिविटी। तो कॉपर की रजिस्टिविटी ये नहीं कि छोटे पीस का कम, बड़े पीस का ज्यादा। कॉपर की रजिस्टिविटी कॉपर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। सिल्वर की रजिस्टिविटी कॉपर से डिफरेंट होगी, वो सिल्वर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। जिसे रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? लेंथ और एरिया पे। रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन तो फिक्स है, 1 मीटर लॉन्ग और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट? रजिस्टिविटी। आप समझ गए इसे? सो इट वाज दिस। अब आप देखोगे द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो बच्चों जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है दे आर लाइक दिस। आपके पास एक ये बैटरी है 20 वोल्ट्स की। देयर आर रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3। ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं। दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। मेक द फिगर। इसका फिगर बना लो, ठीक है ना। V, R1, R2, R3। अब देखो होगा क्या, यहां से करंट I आएगा और वो करंट I यहां आएगा, करंट I इस तरीके से करंट I यहां वापस आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी रूल बताया था, बैटरी के एक टर्मिनल से जितना करंट बाहर निकलेगा, बैटरी के दूसरे टर्मिनल में क्या होगा? एग्जैक्टली उतना ही करंट अंदर जाएगा। बैटरी के दूसरे टर्मिनल में क्या होगा? एग्जैक्टली उतना ही करंट क्या होगा? अंदर जाएगा। आप मेरी बात समझ गए ना? दिस इज क्लियर। मैं आपको बैटरी के बारे में 2 फैक्ट्स और बताता हूं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आप देखोगे ठीक से। बैटरी के बारे में जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है, जैसे हमने बोला कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट्स है। मान लो मैंने आपसे बोला कि बैटरी का